वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वजीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तायिनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर से होगा। जो उनके मसले हैं वो सारे कोई मसला नहीं है, सिवाय एक मसला है, वो मसला पाकिस्तान का मसला है कि हम किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में नहीं। हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे। आज मुल्क के मामलात IMF चलाता है, इमरान खान नहीं चलाता। जो वो हुक्म करते हैं वो मानना पड़ता है। डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 175 रुपए 27 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरनेट में डॉलर की कीमत में 84 पैसे का इजाफा। रांची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी। सॉफ्टवेयर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा। माल बरदार ट्रेनों के किराए भी 5% बढ़ गए। पिछले 3 महीने में जो महंगाई का आलम है, 15% रुपए की कीमत गिर गई है। आज हर शख्स महंगाई से तंग है। हर रोज एक नई खबर आती है, कभी IMF देता है, कभी हुकूमत देती है। कि इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इस महंगाई को काबू पाया जा सके। जिन्होंने लंदन में महलात बना लिए, वो अलादीन का चिराग जो है वो आपके पास ही आया, वो पाकिस्तान की आवाम के पास तो नहीं आया। फिर अल्लाह को पता क्या होगा। मैं तो उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। थैंक यू वेरी मच। बस हो गया, 10 मिनट पूरे हो गए। 10 मिनट पूरे हो गए। टाइम इज इक्वल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। 20 दिन बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइनली वो नोटिफिकेशन इशू करवा दिया जिसमें जनरल नदीम अमजद को DGISI फॉर्मली अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन उस पर भी तारीख डली है। तारीख है नवंबर 20 से होगा। क्यों नवंबर 20 डली वी डोंट नो। पहले 20 दिन हो गए थे। बहरहाल बड़ी कंट्रोवर्सी चली। आज सुबह मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। उनके साथ इंकम्बेंट जो DGISI थे जनरल फैज़ वो भी थे। फिर सोर्सेस से जो इतला चली, खबर चली, वो ये थी कि जी 1-on-1 मुलाकात अलहदा हुई। बहरहाल ये सारी बातें थी। शेर रशीद साहब भी गए, उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के ऊपर भी एक ब्रीफिंग दी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और एक अजीब सा नज़र आ रहा था कि आज एक 21 करोड़ का मुल्क, एक सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर, जिसने जंगें जीती हैं, जिसने अभी रद्दुल फसाद, ज़रबुल अज़ब, ये तमाम जीत के तालिबान को यहाँ से निकाला। आज हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे वो मिन्नत समाजत कर रहे थे ग्रोह की कि प्लीज़ सड़कें खोल दें, ये कर दें, वो कर दें। और एज़ वी स्पीक हमारे गेस्ट भी जो आज हैं मेजर जनरल एजाज अवान साहब, वो भी इस वक्त फैज़ाबाद चौक में फंसे हुए हैं। आगे पीछे सैकड़ों गाड़ी हैं क्योंकि लेटेस्ट इत्तला के मुताबिक वहाँ पे ट्रैफिक रोक दी गई है, एंट्रेंस बंद कर दी गई है और तमाम जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस ने बैरियर से लगा के और मजमे इकट्ठे हो गए हैं। मुरीद के में अगेन सूरत हाल बड़ी कशीदा है और बताया हमें ये गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटीरियर मिनिस्टर की कि 8 बजे उनकी दोबारा मुलाकात है इनकी लीडरशिप के साथ, TLP की लीडरशिप के साथ। और उन्होंने बड़ी खुशी से एक बात सुनाई कि बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, 4th शेड्यूल की भी हम तय कर दिया है, हम बाकी चीज़ उनकी तमाम चीज़ें मान गए हैं, सिर्फ हम नहीं मान सकते तो हमने फ्रेंच एम्बेसडर को निकाले जाने वाली बात पे हमारे लिए उनसे मामला तय करना नामुमकिन है। और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। और जब उनसे पूछा गया कि अगर वो अब भी ना माने और ये तहरीक चली तो फिर क्या होगा, फिर उनका अल्लाह ही जानता है। मेरा तो ख्याल था कि हमने गवर्नमेंट इलेक्ट की है, एक निज़ाम है, एक रियासत है जो इंसान चला रहे हैं और इंसानों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें आज 5-6 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि अगर मज़हब के नाम पे कोई भी ग्रोह, जमात, जत्था, कुछ भी आप कह लें, क्या वो सड़कों पे फैसले करवाएगा और अगर रियासत झुकेगी तो क्या वो रियासत चल सकती है? फिर एक ये सवाल उठता है। और दूसरा उतना ही सेंसिटिव कि जो आज हुआ है DGISI के मामले का, जनरल नदीम अंजुम के मामले का, ये क्यों हुआ है? और अगर ये डिफरेंसेस जो अब बन गए हैं, क्या ये खिलाफपुर हो सकेगा जो ट्रस्ट डेफिसिट एक हुआ मिलिट्री लीडरशिप में और प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में? बिकॉज अभी मैं आपसे शेयर भी करूँगा, अनाउंसमेंट से कुछ देर पहले
मैंने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था कामिल अली आगा साहब से, सेनेटर, जो PMLQ के मरकज़ी रहनुमा हैं, और उन्होंने जो सोच बताई वो भी आपको नज़र आ जाएगी कि एलाइज कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने MQM की भी बातें सुन रहे हैं। सो लाइफ इज़ नॉट नॉर्मल, जितना भी हम प्रिटेंड कर लें। मुझे ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने कराची में, एमिनेंट जर्नलिस्ट, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, जो उनसे मैं पहले माजरत करूँगा, वो इधर ही आ रहे थे स्टूडियो में, हमारी वजह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, आपको भी। और अभी हम बात करेंगे बाद में, जनरल खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन करें, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जनरल एजाज साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा इसलिए कि आप फंसे में ट्रैफिक में, तो मेरा सेंस ऑफ गिल्ट ज़्यादा है। ये बताएं। हाँ, वी कैन इमेजिन। अब मुझे ये बताएं, ये जो आज हुआ है, क्या कहेंगे आप? अगर यही करना था प्राइम मिनिस्टर ने, तो 20 दिन क्यों लटकाया? इतना सस्पेंस, फिर आज मीटिंग हो रही है, फिर सारा, और पूरे मुल्क में क़यामत आई हुई थी। अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप लोग ये कहेंगे कि आज की मुलाकात में क्या आपके ख्याल में बता दिया गया होगा वज़ीर आज़म को कि जी कोई ऑप्शन नहीं है, फ़ौज तो पीछे नहीं हट सकती? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा इशू तो था जिसकी वजह से लगे उस काम में, जो एक मुलाकात में और आधे घंटे में तय हो सकता था। अगर उसमें 17 to 20 डेज लगते हैं तो एबनॉर्मेलिटी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट आई वुड से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वो कहते हैं ना, रिंद के रहे हाथ से जन्नत न गई। तो बात यह है कि सिविल सुप्रीमेसी अगर कहें तो वो भी कायम रही, और जो एक्सपीरियंस बेस, मेरिट बेस रिकमेंडेशन थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, उसको भी ऑनर कर दिया गया। तो आई थिंक दोनों सूरतों में जो Has it ended well? Has it ended? I would say it has ended and it has ended really well. उसकी वजह यह है कि देखें, एक इनकम्बेंट हैं जनरल फैज हमीद, उनको कमांड डिनाई नहीं की जा सकती थी, और उन्होंने 1 साल कमांड करनी है, जो अगले साल 29 नवंबर को 1 साल उनका पूरा हो जाना चाहिए कमांड में। वो 20 नवंबर की जो तारीख दी गई है, इसको अगर सामने रखें तो अगले साल 20 नवंबर वो अपना 1 साल कमांड का पूरा कर चुके होंगे। जब नए चीफ का इंतखाब होना है तो वो मेरिट पे या उसमें सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पे होंगे, और 4 से 5 नाम प्राइम मिनिस्टर को जाते हैं। कौन चीफ बनता है ये तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होगा, लेकिन वो कमांड न होने की वजह से डिसक्वालीफाई नहीं हो सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी अच्छा है, सिस्टम के लिए भी बेहतर है। और प्राइम मिनिस्टर जो चाह रहे थे कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक आए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ईगो का मसला बना था। ये मेरी जाती राय है, इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि शायद उनसे वर्बल अप्रूवल तो ली गई थी लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, जो कि पहले अब बाद में होता रहता था, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी। तो उन्होंने मिनिस्ट्री के जरिए एक मूव करवाई समरी, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू करना चाहा, वो भी कर लिया, और फाइनली आर्मी की रिकमेंडेशन को ऑनर कर दिया। तो मैं समझता हूं कि एक दिस टेस्ट एंडेड वेल, कि चीजें ठीक हो गई और किसी की सुबकी भी नहीं हुई, और एक प्रोसेस भी फॉलो हो गया, और जाती तौर पे जनरल फैज हमीद को कोई डिसएडवांटेज भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये सिर्फ उनको करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए जनरल फैज को, बाकी क्यों अपॉइंटमेंट सर्कुलर ही थी ना, ये जाएंगे तो वो कराची वाला इधर आएगा तो फिर यहाँ से दूसरी अपॉइंटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी ऐसा आर्मी में होता रहता है। ओके, दैट्स अ नॉर्मल चेन ऑफ कमांड, नोबडी इज गोइंग टू मिस द ट्रेन। अगर कोई 10 दिन कमांड में ऊपर लग जाए या कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन, अपना सिस्टम काम करता रहता है। और एनटीयू में तब्दीली अगर 15 दिन बाद हो जाए, कराची कोर कमांडर 10 दिन बाद आ जाए, पेशावर कोर कमांडर 15 दिन डिले हो जाए, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जनरल लोधी साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी काम किया हुआ है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल अवान एजाज साहब, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि रूटीन की चीज़ें नहीं थी, बिकॉज जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई
और टेंशन हुई तो स्टॉक मार्केट एक दिन 900 पॉइंट गिरी, एक दिन 750 पॉइंट गिरी और एक हफ्ता तो तबाही फिर गई स्टॉक मार्केट में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। और अगर ये सिर्फ ईगो की वजह से बिलियंस वाइप आउट हो गए हैं मार्केट से, तो बहरहाल ये किसी को तो इसका जिम्मेदार होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इस तमाम इशू ने एक नई बहस भी शुरू हो गई कि क्या ये जो प्रोसेस है DGISI का अपॉइंट होने का, इस तरह प्राइम मिनिस्टर पैनल देखते हैं सब कुछ, ये क्या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी पॉलिटिसाइज हो रही है? क्या पूछते हैं वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब एक DGISI देखते हुए, क्योंकि टेक्निकल तो आप लोगों की वैल्यूएशन होती है, एक प्राइम मिनिस्टर क्या जज करता है? क्या वो देखता है कि इस बंदे के मजहबी रुझानात कैसे होंगे, इसके सियासी रुझान क्या हैं? आपके ख्याल में मैं एज ए सिविलियन जानना चाहता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या है कैंडिडेट से जो DGISI के लिए हो? जी बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात तो वो बता दी जनरल अवान ने कि, और वो आप भी कह रहे हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी है। और जो पहले अगर हम जितनी पुरानी अपॉइंटमेंट देखें DGISI की, तो हर तरीके से हुई है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने रिटायर्ड जनरल को अपनी मर्जी से लगाया, ऐसा भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जनरल भट्ट साहब को शायद रिकमेंडेशन के ना होने के बावजूद लगाया। और अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो आर्मी चीफ रिकमेंड करता रहा है वो लगते रहे हैं। और बाद औक़ात बगैर किसी इस फॉर्मेलिटी के कि जी 3 नाम जाए और उनमें से एक को, ये भी बहुत कम हुआ है। और ये भी बहुत कम हुआ है कि इंटरव्यू लिए जाएं और सब कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ कि इस किस्म की जब हाई फाई अपॉइंटमेंट्स में ज़रा भी एबनॉर्मलिटी हो तो पूरे मुल्क पर असर तो पड़ता है। आपने देखा जिस किस्म की डिबेट्स हुई, आपने खुद बात की स्टॉक मार्केट की सब चीज़ें, लेकिन इसमें अल्टीमेटली हुआ ये है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि वही बात के इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर साइन करते, चूँकि DGISPR की तरफ से TV पे बात आ गई तो वो शायद अच्छा नहीं लिया गया। और वैसे भी मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर हमेशा से ये चाह रहे थे कि जितना ज़्यादा टेन्योर दिया जा सके जनरल फैज हमीद को DGISI का, उतना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, जैसे अफगानिस्तान का मसला था, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे, ये जो दौरा फॉरेन मिनिस्टर का होना था अफगानिस्तान का, फिर तो वो 1 महीने में तो वो ठीक नहीं हो जाने ना। अफगानिस्तान ने 20 नवंबर तक ठीक होना है ना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो ये तो दे डोंट मेक सेंस, ये महीना तो डजंट मेक सेंस। थोड़ा सा इतनी सेंस जरूर बनती है कि वो चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम तो लगता है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये अपना इस्तेहकाक साबित कर दिया, और है भी दुरुस्त, इसमें किसी की कोई दूसरी राय नहीं है कि अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन साथ ही आर्मी चीफ का जो प्रेरोगेटिव है कि वो जो रिकमेंड करें, वो रिकमेंडेशन उसको मोतबर माना जाए, ये भी साबित हो। अगर आप जो बात कह रहे हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि जनरल जो अच्छा परफॉर्म करे उसी को आगे जाना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी जनरल की परफॉर्मेंस जो है वो आर्मी चीफ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और कोई अगर ये कहे कि जी चूंकि वो मैं उनको मिलता रहा हूँ और वो, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ जनरल साहब, क्या पूछता क्या है आर्मी चीफ से, क्या पूछते हैं वो DGISI से? प्राइम मिनिस्टर कैसे जज करते हैं? मैं आपको एक सीन सुना दूं, ये ऑन अ लाइटर साइड, मरियम नवाज के कुछ अपना व्यू पॉइंट है इसके बारे में कि वो उनके ख्याल में क्या सवाल होते होंगे। खबर आ रही है कि इमरान खान DGISI के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा, आपको RTS बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरे 33 अरकान को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं? उनके अपने गुस्सा अपनी जगह जनरल लोधी, लेकिन मैं ये आपसे भी और जनरल इवान साहब से ही पूछूंगा, देन आई गो टू मजहर, कि पोलिटिसाइजिंग, मरियम नवाज ने भी इसको पोलिटिसाइज किया, और जब भी एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा किसी भी मिलिट्री मैटर के अंदर तो वो पोलिटिसाइज तो उसका होने का ख़तरा होता है। मैं यही आपसे मेरा सवाल है कि क्या जो ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है DGISI का,
जो मर्जी विजडम होगा जब भुट्टो साहब ने किया था, क्या ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज नहीं करता? इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल हेड ने करनी है या गवर्नमेंट के हेड ने करनी है, एग्जेक्टिव ने करनी है, उसमें पॉलिटिकल एंगल तो जरूर होता होगा। इसमें तो कोई दूसरी नहीं है। आर्मी तो अपनी तरह से सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से भेज देती है, और आपको पता है आर्मी चीफ की जब रिकमेंडेशन जब आती है लिस्ट, तो उसमें भी तो आखिरकार फाइनल सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ही करता है। बट वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो तो एक लास्ट स्टेंट होती है, तो उसमें तो पोलिटिसाइजेशन की बात नहीं है, वो तो एक उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन बात यह है कि जितने भी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने किसी ऐसी अपॉइंटमेंट पर जाना हो जिसका में कि इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का है अपॉइंटमेंट का, तो उसमें कुछ न कुछ पॉलिटिक्स तो आ जाती होगी, आनी चाहिए नहीं। मेरा ख्याल है कि रिकमेंडेशन जो है चीफ की, उसको ऑनर करना चाहिए। इसलिए तो बेहतर समझते हैं कि ये कहाँ का इन्होंने सर्व किया है, इनके रुझानात जो है इंटेलिजेंस के लिए ज़्यादा हैं, कमांड के लिए ज़्यादा हैं। तो ये, लेकिन ये एक आप समझे इनहेरेंट सिस्टम में है कि जहाँ भी कोई पॉलिटिशियन किसी को सिलेक्ट करेगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें पॉलिटिकल। जनरल एजाज, आपसे भी यही क्विक क्वेश्चन कि जब आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल समझ आती है, हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, उनको बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या लॉजिक है निचले अफसरान सेलेक्ट करने की, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस का हेड? ये तो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज करने वाली बात है फ़ौज को। क्या ये निज़ाम रहना चाहिए? जब आप बिग बॉस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे हिसाब किताब लें, उनसे पूछें व्हाई डू यू नीड समबडी अंडर हिम टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू यू? देखें, इसमें एक रियलिटी है जिसको बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अदारे को जुल्फकार अली भुट्टो ने एक पॉलिटिकल सेल खोलकर इसकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट को एक लीगलाइज किया था या लेजिटिमेसी दी थी। अब वो रोल रहा है और कभी कभी उस पर बातचीत भी होती रहती है। अप फ्रंट इसको कोई हैंडल नहीं करना चाहता मेरी जाती राय में। अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए या किसी भी तरीके से इस इन्वॉल्वमेंट को बंद करना चाहता है या ये सियासी रोल खत्म करना चाहता है, तो शायद इसमें जितने ये पॉलिटिसाइजेशन है या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करना DGISI को, अगर इसको छोड़ दें और फिर डायरेक्ट इसको एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ही रहने दें, तो शायद फिर इस न इंटरव्यू की जरूरत रहेगी, न कोई सियासी रंग इसको दिया जाएगा और न इसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा होगी। लेकिन जब तक ये रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है जिसको अप फ्रंट हैंडल नहीं किया जा रहा, तो उस वक्त तक तो मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, मैंने एक सवाल पहले भी अपने प्रोग्राम में एक बार किया था, हम क्या समझे DGISI क्या होता है? क्या वो एक फौज का आदमी PM हाउस के अंदर होता है या PM हाउस का आदमी फौज की वर्दी में होता है? देखें, अदारे का जो बुनियादी काम है वो तो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को कलेक्शन, एनालिसिस, कोलेक्शन और डिसमिनेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस है। ये इसका बुनियादी काम है इस अदारे का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जब पॉलिटिकल सेल जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खोल दिया और उनको एक काम दे दिया, सियासत में इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से कर दी, पॉलिटिक्स की एनालिसिस कह लें, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस कलेक्शन कह लें, या एक असेसमेंट सियासत की करना, जब इसको लेजिटिमाइज कर दिया गया एक एक्ट के तहत, तो फिर उसमें पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व हो गई ना, और वो तो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस रोल को जब तक ये रोल रहेगा, जब तक इसको अप फ्रंट हैंडल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर का इन्हें अपॉइंट करना, जो खुद इंतखाब सियासी लीडरशिप ने किया है कि हम अपॉइंट करेंगे, तो फिर ये डुअल रोल में जब आएंगे तो आर्मी चीफ को तो इंटेलिजेंस से मतलब है, वो तो चाहेंगे कि जो इसका बुनियादी रोल है। ठीक है, पॉइंट टेकन। इट इज फॉर द ये पॉलिटिशियंस के लिए। मजर आपकी तरफ आता हूं। अभी हमने दोनों जनरल से बात की, दोनों जनरल्स का ख्याल है कि चलें जो हो गया होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हालात ठीक है, यू नो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मेरा सवाल आपसे है, हिस्ट्री हमारे सामने है, हैज़ इट एंडेड वेल
और क्या ये जो वन पेज था जिसकी गोंद हिल गई थी, कुछ सलाइयाँ हमें उधर ही नज़र आ रही थी, और जब मैं भी आपको कामिल अली आगा साहब का भी पीस सुनाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि ये कितना उधड़ गया हुआ था। क्या आपके ख्याल में बैक टू नॉर्मल है कि अब एक न्यू नॉर्मल सेट होगा? शुक्रिया मालिक, ये तो मेरा ख्याल है अगले चंद महीने बताएंगे, क्योंकि मसला एक अपॉइंटमेंट का नहीं है, मसला एक पावर का है, एक इदारे की पॉलिटिकल रोल का है, जिसका भी एजाज रहमान साहब बता रहे थे कि 74 में ये रोल बना था और उसके बाद इस रोल को कंटिन्यू किया गया और इस रोल को बढ़ाया गया। फिर अफजल खान केस में ये जवाब दाखिल किया गया और ये कहा गया कि ये सेल ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने आने वाले चंद इलेक्शंस में, उसके बाद के इलेक्शन में देखा कि ये रोल नहीं ख़त्म हुआ। आप सियासी जमातों से जाके बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोल ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। आप इत्तेहादियों से, इस वक्त इस गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से बात कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये रोल ख़त्म हुआ नहीं हुआ। ये रोल अगर ख़त्म हो, इस रोल को अगर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये तकर्रुरी एक मामूल की तकर्रुरी होगी। फिर कभी भी इस तकर्रुरी पर बहस नहीं हुआ करेगी, कभी भी इसकी पावर्स पर बहस नहीं हुआ करेगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की पावर्स भी कर्टेल कर दी गई 12 अक्टूबर के बाद। इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम तक जा सकता है। आईबी का रोल जो है वो अंग्रेजों के जमाने से डिटरमिन्ड हुआ था, आईएसआई तो 48 में बनी थी, लेकिन इसकी तकर्रुरी हमेशा पॉलिटिसाइज इस वजह से होती है क्योंकि इसका रोल पॉलिटिसाइज हो गया है, इसका पॉलिटिकल माइलेज नजर आता है और इसीलिए ये बहस होती है। अब इमरान खान फैज हमीद साहब को रखना चाहते थे, इमरान खान फैज हमीद साहब को लाना चाहते थे, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो शम्सुर रहमान कड्डू को क्यों लाना चाहती थी, और नवाज शरीफ जो है ज़ियाउद्दीन भट्ट को क्यों। ये सारा वो पावर के गिर्द घूमता है कि इसकी जो पावर्स हैं और इसका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिससे आपकी कौमी सलामती को भी खतरे लाहक होते हैं और आपके मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है कि उसका एक पॉलिटिकल रोल बने और पॉलिटिकल रोल बढ़े। इसका फैसला आर्मी ने भी करना है, आर्मी को भी इसका फैसला करने की ज़रूरत है और इसका फैसला जो है पार्लियामेंट को भी करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, बदकिस्मती से ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी इसमें और ये बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है क्योंकि ये जो गैप है, पहले कहा गया फनी खराबी तो घंटों में दूर हो जाती, फिर कहा गया एक अबहम है, अबहम भी दूर हो जाता, फिर एक बुरहान की शक्ल इख्तियार की। आज का प्रेस रिलीज वजीर आजम हाउस का सिर्फ ये नहीं है कि DGISI का तकर्रुर हो गया, वो बाकायदा ये मैसेज दे रहे हैं कि PM हाउस, प्राइम मिनिस्टर की जो बातें थी वो सारी बातें मानी गई। यानी प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेस रिलीज जारी करे, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने प्रेस रिलीज जारी किया। प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि DGISI को थोड़ा वक्त दिया जाए, वो वक्त माना गया कि DGISI को वक्त दे दिया गया 20 नवंबर को। और प्राइम मिनिस्टर जाहिर है वो चाहते थे कि तीनों को इंटरव्यू किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की प्रेस रिलीज, हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक इंटरव्यू। तो इमरान खान अपने कहीं, लेकिन मजर इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फौज का पुशबैक आया तो प्राइम मिनिस्टर को फेस सेविंग दी गई। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं, फेस सेविंग दी हो उनके नुक्ता नजर से होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बातें तो तीनों मानी गई ना। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने जनरल नदीम के पर तो ऑब्जेक्शन नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर ने जिन चीजों पर ऑब्जेक्शन किया गया था वो सारी बातें तो एड्रेस होती हैं, वो सारी बातें तो एड्रेस हुई हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर अच्छा, हमें जरा इनके एलाइज की भी बातें सुन लें। हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है, कन्वीनियर MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए मुझे सिद्दीकी साहब के एकदम बड़े सख्त बयान आने शुरू हो गए, PMLQ को बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं भी सुनाऊंगा भी पीसेस, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, फिर उनका कि गवर्नमेंट बड़ा गलत कर रही है। MQM को भी अचानक बहुत परेशानी हो गई महंगाई से, और यहाँ तक बयान आने शुरू हो गए कि हम देखेंगे कि आगे फ्यूचर में हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और तमाम तज्जियाकारों का पहले ही ख्याल था कि देखें जब ये होगा तो PMLQ भी बोलेगी, MQM भी बोलेगी, GDA भी बोलने का टाइम नहीं आया था, तो मसला हल हो गया। तो अब MQM कहाँ खड़ी हुई? क्या अभी भी आप लोग
महंगाई और इन तमाम चीज़ों से परेशान होके सोच रहे हैं अपने फ्यूचर का लाहे अमल कि अब आपका सब ठीक हो गया विद द गवर्नमेंट? अगर महंगाई कम होनी शुरू नहीं हुई है तो हमारी तशवीश भी कम होनी शुरू नहीं होगी। और कहीं भी MQM ने, क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि आप लोगों के सवालात इसी जानिब के थे ना, तो सवालात के जवाब तो मीडिया को देने चाहिए ना। सही। आप जब महंगाई पे बात करेंगे कि आप महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम बताएंगे हमें तशवीश है महंगाई पर। मैंने तो ये भी कहा साथ में, हमें अंदाज़ा है कि आलमी सूरत हाल की तब्दीली की वजह से भी, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो गई थी। जब अचानक कोविड अब ख़त्म हुआ है दुनिया में और एक्टिविटी शुरू हो गई तो तेल की डिमांड भी बढ़ गई है। तेल की डिमांड बढ़ी है तो महंगाई भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि लेकिन कोई भी हालात हुए हों, आम गरीब लोगों के लिए ये महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है और हुकूमतें होती ही एक चीज़ बताइए, खुसूसी इक़दाम करें। सिद्दीकी साहब के आपका तो कोई मुतालबा नहीं माना गया, आपके दफ्तर तक नहीं खुले, जो राय शुमारी थी उसके ऊपर भी एम्बिग्विटी है, तो क्या मजबूरी है कि आप लोग अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं? अच्छा, दो बातें हैं। हमने तो कहा था कि हमारे ऑफिसेज नहीं खुले हैं, हमारे लोग अभी तक लापता हैं। हमने कुछ, हमारे ज़्यादातर मुतालबात कौमी नौइयत के थे। हमने सेंसस पे बात की भी थी कि सेंसस जो हैं, एक कौम अगर मरदमशुमारी ही सही तरह करा सके, हर बार मुतनाज़ा हो तो मरदम शनासी कैसे करा पाएगी? उस पर बात हुई है ना। उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कम से कम कहा तो गया है कि हम अर्ली सेंसस करा लेंगे। अच्छा, ये फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट को करने चाहिए थे, क्योंकि हम तो पहले ही चले गए थे, यानी कि सेंसस से पहले ही चले गए थे कि तारीख़ गवाह है, तारीख़ का अंदेशा ये है कि दोबारा ऐसे सेंसस कराए जाएंगे जिसमें कि कराची की आबादी को कम दिखाया जाएगा। तो आपके नज़दीक अर्ली इलेक्शंस का वादा, अच्छा, इसी अर्ली इलेक्शंस का वादा काबिल कबूल है, तो अभी तो आप फिर गवर्नमेंट के साथ ही हैं, यानी कि मेरा ख्याल है दो तीन चीज़ें मुझसे, जब मैंने ये बात की थी, मुझसे सवाल किया गया तो मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि अवाम, मैंने कहा था अगर मुल्क को ज़रूरत है अर्ली इलेक्शन की, अगर आप समझते हैं कि इससे अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क को अगर अर्ली इलेक्शन की ज़रूरत है तो किया जा सकता है। मैंने मुतालबा भी नहीं किया, उनके एक सवाल का जवाब दिया है। और मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम का पैटर्न चेंज हो गया, आज एक नई तकरीरी के बाद, उसके बावजूद हमारा स्टेटमेंट उसी की गिर्द मौजूद रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। मैं बाकी अपने तीनों पैनलिस्ट को मैं चाहता हूँ कि 5-6 मिनट का एक शॉट है, ये ज़रा सुन लीजिए। जो मेरी ये अनाउंसमेंट होने से पहले जब मेरी कामिल अली आगा साहब से बात हुई, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी नोटिफिकेशन की, तो उस वक्त PMLNQ जो कि एक पिवटल रोल है इस हुकूमत को अपने पंजाब के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी, जो पूरी गेम प्लान के अंदर भी बड़ी क्रिटिकल एक रोल है, उनके जनरल सेक्रेटरी का क्या कहना था इस पूरी गवर्नमेंट के बारे में, पूरे इस इशू के बारे में। उसके बाद मैं अपने तीनों गेस्ट जो हैं उनसे इसके बारे में सवाल करना चाहूँगा। सुनिए ज़रा। कामिल आगा साहब, ये बताएं, अभी मैं आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ जो सितंबर में आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया, तब भी आपके गिले थे, आपने बताया बुज़दार साहब के ऊपर आपने बातें की, वो सुन लें, फिर मैं आज की आपके मुनासबत से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हम इत्तेहादी जो है बुज़दार साहब के नहीं हैं, हम उस इत्तेहाद में बंधे हुए हैं जो हमारा इत्तेहाद पहले दिन हुआ, इलेक्शन से पहले हुआ और इमरान खान के साथ हुआ। ये तो देखें 3 साल की कारकर्दगी आज खुद बता रही है कि ये अपना इमरान खान साहब को अपने फैसले के ऊपर दोबारा इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब ये बातें भी आपने की। आज 20वां दिन है DG ISI की अपॉइंटमेंट। आज प्राइम मिनिस्टर साहब मिले भी हैं आर्मी चीफ को, साथ करंट जो इस वक्त DG ISI हैं वो भी थे। फिर इतलात के मुताबिक 1-on-1 अलहदा मुलाकात भी हुई है। अभी आपने 1-2 दिन पहले इस पर भी बड़ा तफसीली अपना ख्याल बताया और आपने बताया कि कितना ये मिसट्रस्ट बढ़ रहा है, कितना इशू है, ये कितना सीरियस इशू है कि क्या इसके ऊपर अल्टीमेटली हमारी तारीख भी है, क्या इत्तेहाद टूट सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ख़तरे में जा सकती है? देखें, अगर अफवाज पाकिस्तान की डोमेन में इमरान खान
इस तरीके से दखल अंदाज़ी करते रहे तो वो अंजाम इनको याद होगा जो बेनज़ीर भुट्टो ने यही कुछ प्रोसेस का हवाला दे के एक फ़ैसला किया था DGISI के मुतल्लिक़, तो वो अंजाम क्या हुआ सारी दुनिया को उसका पता है। बिलाखिर उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी यही पंगा लिया था और उनको भी वो भुगतना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये हक़ाइक़ हैं और हक़ाइक़ को छोड़ के ये प्रोसीजर के पीछे जाने की कोशिश जो है ये मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी हमाकत है। और एक ही इनके पास नारा था, वो ये था कि अफ़वाज पाकिस्तान और हमारी हुकूमत जो है वो एक पेज पे हैं। अगर ये तासर ख़त्म होता है तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा डैमेज होगा हुकूमत के लिए और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं दुआ गो कि अल्लाह करे कि ये सब कुछ ना हो और एक दूसरे की डोमेन के अंदर मुदाखलत जो है वो बड़ी भारी कीमत अदा करने वाली होती है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए और जो तरीक़ाकार चल रहा है, जो रवायात चल रही हैं और जो जिसकी डोमेन है उसके अंदर दखल अंदाज़ी जो है, ये स्ट्रेटजिक मामला जो हैं ये सबको पता है, ये अफ़वाज पाकिस्तान की डोमेन है। तो उसके अंदर इमरान खान साहब को ये किसी के कहने पे ये शौफ जो है वो पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आगा साहब मुझे एक चीज़ बताना चाहिए। आगा साहब एक चीज़ बताएं, इस तरीके से जो चल रहा है वैसे चलाना चाहिए। आप इन मामला से बखूबी वाकिफ़ हैं। चौधरी परवेज़ अलाई, चौधरी शुजात साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और हमेशा से हमने देखा है उनकी एक तारीख़ है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस में बैलेंस रखा और समझते हैं। क्या आपको ये लगता है कि अगर कोई ऐसी चॉइस करनी पड़ी आपकी पार्टी को कि एक तरफ इमरान खान साहब हो और एक तरफ इंस्टीट्यूशन हो, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हम इन इंस्टीट्यूशन का वक़ार कभी मजरूह नहीं होने देंगे, ये बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रीवियस सारा कंडक्ट जो है वो इसी बात पे मुंतज करता है और हमारी सारी सियासत भी यही रही है कि हम हमेशा रियासत के अलाई रहे हैं। हम रियासत के जो हैं वो इत्तेहादी हैं और हम हमेशा रियासत के साथ चलेंगे और रियासत अदारों के साथ चलती है। आपने कभी आगा साहब इनको समझाया नहीं? आपने चौधरी बरादरान ने इमरान खान साहब को ये तमाम बड़े बड़े फ़ैसलों में कभी समझाया आप लोगों ने? कभी उन्होंने आपसे बात सुनी है? देखें, ये पहले वाले जो थे ना वो इक़्तिदार में होते थे तो वो आपको पता है कि वो सुनते नहीं थे और समझते भी नहीं थे। ये ना सुनते हैं ना समझते हैं, इनके अंदर दोनों बातें जो हैं वो मकबूद हैं और ये तसलसल इन्होंने अपने रवैये के अंदर जारी और सारी रखा हुआ है। हमारी कावश तो आपको पता है पिछले 3 साल से हम पीट के मर गए हैं कि आम आदमी को डिलीवर करें। आम आदमी को डिलीवर नहीं करेंगे तो आइंदा इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप स्टीयरिंग सीट पे आपका ज़्यादा नुकसान होगा, हमारा कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान बराबर का ही होगा। पब्लिक के अंदर हम पजीराई हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये देखें, ये जो डॉलर वाला मसला है ये हर मुल्क का अपना एक जाविया निगाह होता है और अपने रवैयों के अंदर तसलसल होता है। हमारा डॉलर के साथ तल्लक हमेशा ऐसा रहा है कि स्टेट बैंक इसकी मॉनिटरिंग करता रहा है, इसकी हैंडलिंग उसके पास होती है और इसको कंट्रोल में रखता है इसकी कीमत, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो पास ऑन कम से कम हो आम आदमी तक। लेकिन इन्होंने ये फैसला करके कि इसको ओपन रखना है और इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखना। हालांकि अब इस वक्त कंट्रोल, अब हालत ये हो गई है कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। ये इतना मुझे आगे निकल टोटली बिल्कुल इनके स्टेट बैंक ने तो जो तबाही फैलाई हुई, मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ।
जो गवर्नर साहब, खैर उसको तो अलहदा पूरा प्रोग्राम चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है आगे साहब कि ये जो जितना इस वक्त तनाव है, ख़ास तौर पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस का सब कुछ ये, और जो बाकी महंगाई, रेस्टलेसनेस, TLP के इशूज, सारे मामलात, ये आपके ख्याल में ये सारा प्रेशर या टेंशन कितना अरसा निज़ाम बर्दाश्त कर सकता है? क्या कुछ हफ्तों को हम देख रहे हैं कि क्या कुछ महीने बर्दाश्त कर सकता है? क्या आपको नज़र आ रहा है? जो इन्फ्लेशन का रेट जा रहा है और जो महंगाई जिस नहज पे चली गई है और जिस तरीके से बढ़ रही है रोज़ बरोज़, आज भी डॉलर जो है वो 1 रुपया तकरीबन बढ़ गया है और ओपन मार्केट में ये तकरीबन 176-77 रुपये का हो गया है। तो ये तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा और इतनी कीमतें बढ़ेंगी। और आज ही देख लें कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, आज ही उसके साथ रेलवे के किरायों में भी इजाफा हो गया है। तो ये मेरे ख्याल में ये रवश अगर कंटिन्यू करेगा महीना, एक और महीना या 2 महीने, तो आम आदमी का भी सब्र जो है वो उसका पैमाना लबरेज हो जाएगा और फिर ये ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो इसी इदारों का सब्र का पैमाना लोगों को इस्तेमाल करेगी। इदारों के सब्र का पैमाना आपको लबरेज होता नजर आ रहा है? ज़ाहिर है जी, मैं समझता हूँ देखे जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है उसके नताइज तो मुझे बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली है उसके अंदर भी नज़र आ रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये अगर आम आदमी की तशवीश बढ़ेगी और आम आदमी सड़कों के ऊपर आ जाएगा तो ज़ाहिर है अदारे क्या करेंगे। अदारों का रवैया जो है वो तो डिलीवरी के ऊपर होता है कि जो इक़्तिदार में है वो कितना डिलीवर कर रहा है। अगर ये डिलीवर नहीं करते तो तशवीश आवाम से अल्टीमेटली अदारों की तरफ कन्वर्ट हो जाती है और हमेशा होती रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। आगर साहब आखिरी सवाल, अगर इन हालात में अपोजिशन पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करे बुज़दार साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, आपको उसमें कामयाबी का कोई इम्कान नज़र आता है? देखें जिस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की हुकूमत बड़ी मजबूत हुकूमत थी और वज़ीर आला भी एक मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मैच्योर शख्सियत थी, लेकिन वो हालात पे काबू नहीं पा सका। तो अगर ये तशवीश आम आदमी के अंदर बढ़ती है तो जो अपना अपोजिशन है वो बूस्ट करेगी और बूस्ट करेगी तो कोई भी नतीजा निकल सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आगे साहब बात करने का, हम न्यूज़ से बहुत शुक्रिया। जी जनरल एजाज आपसे बात मैं करना चाह रहा हूँ, शुरू करता हूँ। ये कुछ लम्हा पहले की बात है, उससे थोड़ी देर पहले जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो नज़र आ रहा है कि कितना क्लियर स्प्लिट था। जो करीब तरीन एलाइज थे वो भी पॉलिटिकली डिवाइड हो गए हुए थे और उन्हें साफ कह दिया कि उनके नज़दीक फ़ौज और रियासत एक चीज़ है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं, वो रियासत के साथ खड़े होंगे। तो डिवाइड्स बड़ी क्लियर हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा सवाल मैं करता हूँ, जब आप कहते हैं हर चीज़ नॉर्मल है सब कुछ, तो हम देखते हैं TLP की एक्टिविटी, ये सारा कुछ, तो वाकई आप समझते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल हो गई है, हो जाएगी एकदम? देखिए, मैं पहली बात तो ये कर रहा हूँ कि कामिल अली आगा ने जो बात की है इंतहाई गैर सियासी और गैर जिम्मेदाराना है मेरी नजर में। जब वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी में मुदाखलत बंद करे, ये कौन सी सियासत है? कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी के मामलात में आर्मी चीफ से बात नहीं कर सकते? क्या वो अपनी डायरेक्शन नहीं दे सकते? ये किस तरह की सियासत की बात कर रहे हैं और किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। और ये जो बात कामिल अली आगा साहब ने की है, अभी लिख लें, आज के इस फैसले के बाद 2023 के इंतखाबात तक ये इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। ठीक, मजहर, हाउ डू यू सी हिम कि जो ये इन्होंने बात की है कामिल अली आगा ने, हम तो एज ए सिविलियंस इसको दूसरे एंगल से देखते हैं ना, कि उनकी ज़रूरत उन्होंने क्यों समझी कि उन्होंने सारा ये स्टांस इस तरह का लिया? देखिए मालिक मुझे एजाज रहमान साहब की ये बात पसंद आई कि वो पुरानी तनख्वाह पे पास काम करेंगे। मसला ये है कि पुरानी तनख्वाह कहाँ से आ रही है।
असल चीज़ ये कि उन्होंने तो ये कहा है कि हम तो उनके साथ खड़े हैं, जो हम जिनके साथ खड़े हैं वो, उन्होंने बहुत वादे तौर पे ये कहा है कि हम इमरान खान के साथ कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनाया हमने इमरान खान के साथ इसलिए हैं क्योंकि रियासत उनके साथ है। ये बहुत वाज़ेह है, कामिल अली आगा का आप उठा के देख लें। और यही बात इत्तेहादी, पीटीआई के इत्तेहादी कहते हैं। और यही चीज़ जो है जिसकी मैंने पहले कहा था कि इस चीज़ को डिसाइड होना, डिटरमिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरीके का हो कि हम एक तकर्री पर जो है हमने 20 दिन लगा दिए एक तकर्री के ऊपर, घंटों की बात थी उसमें आपने उसका, क्योंकि सारा लोग उसी अंदाज में देखते हैं उसको, उसी बैकग्राउंड में देखते हैं, उसी तारीख के पैराए में देखते हैं कि जी आईएसआई का पाकिस्तान में की सियासत में क्या रोल रहा है। जब तक उस रोल का फैसला नहीं होगा, जब तक उस रोल के बारे में, और ये सारी सियासी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं, ये जब तक पार्लियामेंट में ये चीज़ नहीं आएगी, पार्लियामेंट में इस चीज़ को नहीं आप डिसाइड करेंगे कि भाई किसका क्या रोल है, उस वक्त तक ये इश्यूज चलते रहेंगे। कल आज से 3 साल बाद हो सकता है कि जनरल नदीम का इशू भी यही बन जाए, जिस तरह जनरल फैज़ का बन गया। जनरल फैज़ आईएसआई के चीफ थे, तो जनरल फैज़ की शख्सियत मसला नहीं है, जनरल नदीम की शख्सियत मसला नहीं है, मसला इदारे के रोल का है, और इदारे के रोल को ही डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है। मैं जनरल लोधी को भी इसमें शामिल करूं, फिर मैंने दूसरे सब्जेक्ट पे बात करनी। जनरल साहब, आपसे आखिरी सवाल, रोल्स की बात हो रही है, क्या ये पोलिटिसाइजेशन तभी रुकेगी अगर ये जो एक डायकोटमी सी है इस अपॉइंटमेंट की कि जो DGISI होता है, यूजली होता सर्विंग जनरल है, उसकी अपनी प्रमोशंस, उसकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आर्मी चीफ की, उसका सब कुछ आर्मी इंस्टीट्यूशन में, सडनली इस रोल में आके उनके 2 बॉसेस बन जाते हैं, और फिर हमें सारी कन्फ्यूजन्स देखते हैं। हमें वेरियस यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर्स भी देखी इस ऑफिस में, लोग जो पहले गुजरे हैं वो भी कोई ऐसे सारे धुले हुए नहीं थे। तो उसका इलाज क्या है कि ये ऐसे ही चले निज़ाम, कि अब ये फैसला होना चाहिए कि बिसाइड्स आर्मी चीफ तमाम अपॉइंटमेंट्स आर्मी चीफ करें और आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर करें, क्या वो निज़ाम बेहतर है? बिकॉज हम वेस्ट में देखते हैं तो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट कर रही हैं सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को, मिलिट्री की जो इंटरनल ऑफिसर्स हैं वो अपने टॉप ब्रास को करते हैं, टॉप ब्रास फिर सिविलियन लीडरशिप को जवाबदेह होता है। क्या वो निज़ाम बेहतर है कि ये सिस्टम चलता रहे ऐसे ही? ये देखें, जो आप बात जो तजवीज़ दे रहे हैं वो तो आप ये कह रहे हैं कि होना ऐसे चाहिए, और मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि जिसने जिस एरिया को कवर कर लिया उससे वो पीछे हटने का नहीं है। मतलब इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि पॉलिटिकल फोर्सेस उस एरिया को छोड़ दें खुद ब खुद जहाँ पर कि उनको जगह मिल गई है। तो अगर आप ये सोचें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आने वाला या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचेगी कि ये क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन के लिए ये बेहतर है कि हम ये अपना रोल उसमें से निकाल लें, तो ये तो होने का नहीं है, बल्कि वो तो इस रोल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज ये ISI की बात है, कल वो कोशिश करेंगे कि जितने 3 स्टार्स हैं उनको भी, और आपको पता है कि एक कोशिश हो चुकी है जो कि शुक्र है कि नाकाम हो गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात ये कोशिश कब हुई जनरल साहब, ये कोशिश कब हुई कि 3 स्टार्स का भी जनरल कियानी के दौर में, और ये जो मेमो गेट था ये सारा वही मामला था। आज उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी किसी और प्रोग्राम में मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जो मदर साहब कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि जब तक ये रोल खत्म नहीं होता पॉलिटिकल किसी इंस्टीट्यूशन का, तो फिर मैं हमेशा ये जवाब दिया करता हूँ कि देखें तमाम बंदूकें आप एक इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं कर सकते, आप बाकियों का रोल भी देख लें। आप ये देखें कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पार्टी को बादशाहत में तब्दील नहीं कर दिया और अपने घर बार और खानदान की पार्टियां नहीं बना लिया। क्या आप ये बताएं कि जो थोड़ा सा मौका दिया गया था कि लेटरल एंट्री हो सकती है हायर जुडिशरी में, क्या उन्होंने 98% लेटरल एंट्री शुरू नहीं कर दी? क्या जब मीडिया को कहा जाता है कि अगर आपकी बात सच ना निकली तो आपको सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने रजिस्ट नहीं किया? तो मेरे भाई बात यह है कि अगर कदम उठाना है तो सबने पीछे के घटाना है। मदर साहब ये नहीं कह सकते कि जी फौज तो ये ना करे, मैं जो मर्जी करूं, पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, जुडिशरी जो मर्जी करे।
अगर आपने सबने अपने अपने रोल में रहना तो सब अपने अपने रोल में वापस जाए। अदरवाइज ये कहना कि आपको तो धक्का देके मैं वापस करना चाहता हूँ, मुझे ये होने का नहीं है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, लेकिन रोल से आपकी बात का मुझे ख्याल है मैं ब्रेक के बाद आके जरा TLP वाले क्राइसिस में बात करना चाहता हूँ, जिसमें डायरेक्ट विक्टिम इस वक्त जनरल एजाज भी हैं फंसे हुए ट्रैफिक में, कि ये भी एक इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान में कि जो रिज्जत पसंदी है या राइट विंग एक्सट्रीमिज़म बढ़ाने में और ऐसे ग्रोहों को सामने लाने में जनरल ज़िया के ज़माने से लेके हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का बहुत आउटफिट्स का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो लोग तैयार हो रहे थे अफगान जहाद के लिए या कश्मीर के लिए या वट एवर लेजिटिमेट रीजंस होंगे, लेकिन उसने माशरे में और हमारे मजहबी ग्रुपों को हमने किया। फिर जब फैज़ाबाद का लास्ट धरना था TLP का, उसको भी आर्मी की बड़ी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ख़त्म किया गया। अब दोबारा TLP जाग गई है, दोबारा ये एक फिर मज़हब के नाम पे एक पूरे मुल्क में एक शुरू होगा, अब दंगा फसाद शुरू होने का ख़तरा है। तो इसमें अब फ़ौज का क्या रोल होगा, क्या फ़ौज को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, और ये अब बात कहाँ जाके ख़त्म होगी कि इस तरह के मामलात में रियासत और गवर्नमेंट, और अगर फ़ौज को हम रियासत में गिन लें, गवर्नमेंट जहाँ भी गिन लें, ये किस तरह मिल के इनको करें, बस इल्ज़ाम तो दोनों पे है। ये बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जी जनरल एजाज, आपसे अब बात करते तो TLP का क्राइसिस एक बार फिर खड़ा हो गया। हमें एक बार फिर लग रहा है गवर्नमेंट जौन सी है बकलिंग एट द नीज है। हमने पहले भी देखा कोई करीबन 6 भारी धरने हो चुके हैं। ये तंजीम शुरू हुई थी मुमताज़ कादरी की रिहाई के नाम पे, फिर ये मॉर्फ करती गई, आज ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल फोर्स बन गई भी है। लेकिन ये सिलसिला कैसे रुकेगा? क्या अब इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जी फ़ौज ने बड़ा राइट विंग ग्रुप्स को हमेशा सपोर्ट किया है फॉर वट एवर रीजन्स। अब क्या रवैया होना चाहिए? क्या रियासत को भरपूर अब ताकत से ख़त्म करना होगा, वरना अब ये रूल बनता जा रहा है कि जो जत्था लेके आए रियासत उसकी बात सुनती है, वो कहते हैं शेड्यूल 4 से भी निकाल देंगे, हम बाकी तमाम शराइत मानते हैं, जैसे फ्रेंच एम्बेसडर की बात छोड़ दें। तो फिर एक पार्टी को बैन किया क्यों? और अगर तब बैन किया है तो फिर आज उनसे आप इस तरह किड्स ग्लव्स पे किस तरह बात कर रहे हैं? क्या आपका ख्याल है इस बारे में? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। जनरल लोधी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, थैंक यू सर। सेम क्वेश्चन टू यू। अच्छा, वो सवाल नहीं मैंने सुना अनफॉर्चुनेटली। सवाल मेरा ये है कि जी एक तरफ हमें बताया जाता है कि रियासत क़वानीन के लिए खड़ी होती है, फिर हमने देखा कि इस TLP इशू पे गवर्नमेंट घबरा भी बहुत रही है कि जी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, सब कुछ है, खुद ही बैन किया, खुद ही उसको कालदम जमात बनाया। अब खुद निगोसिएशंस हो रही हैं, मिन्नतें कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर आके टेलीविज़न के ऊपर, और ये कह रहे हैं सिवाय फ्रेंच एम्बेसडर के हमने तमाम बातें मान ली हैं। इल्ज़ाम ये भी लगता है कि फ़ौज पे कि आपने बहुत ज़्यादा राइट विंग ग्रुप्स को इंकरेज किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल ज़िया के अंदर आगे सब कुछ। अब क्या होना चाहिए इस मामले में? क्या गवर्नमेंट को रिट कायम करनी होगी कि ये असूल बन जाएगा इस मुल्क में कि जो सड़क ब्लॉक करके जितनी बड़ी स्ट्रीट पावर शो करे उसके आगे गवर्नमेंट लेट जाएगी? जी असल बात तो ये, जैसे आप कह रहे हैं कि रिट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, और ये जो इनको बैन करने वाली बात है, मेरा ख्याल है वो तो उसको तो शायद स्टे मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, इसीलिए आपने देखा उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है किसी न किसी तरीके से, वरना अगर बैंड होती तो इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेते। बल्कि गवर्नमेंट ने तो कोशिश की कि वो किसी के मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि तरीके से सड़कें बंद कर दें। लेकिन फिर आपने ये भी देखना है जमहूरियत है, वो कितने लोग हैं, वो कितनी फोर्स है। सिर्फ इसलिए कि आपका पॉलिटिकल व्यू। तो सर अगर 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 यही थियोरी है तो फिर जन साहब, अगर कल को पाकिस्तानी तालिबान जौन से हैं वो इतनी बड़ी फोर्स बन जाए तो फिर उनको रियासत दे दें, उनकी बात मान लें। इससे अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं जवाबी के, कितनी दफा सड़कें बंद की हैं PTI ने, कितनी दफा सड़कें बंद की हैं पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, तो क्या इनके साथ क्या किया जाए फिर? सही ख्याल में तो बात यह है कि आपने देखना होता है कि ये वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो सर उनके पिछले एक प्रोटेस्ट के अंदर 6 पुलिस वाले मारे गए, पिछले 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले मारे गए, किसी का कोई हिसाब नहीं हुआ, सबके पर्चे भी खारिज हो गए। PTI ने या दूसरों ने पुलिस वाले तो नहीं मारे,
कोई जलाएं तो नहीं है, जायदादें तो नहीं जलाई, सड़कें गाड़ियां तो नहीं जलाई। VMLN ने लाहौर में कितने लोग शहीद कर दिए थे? वो तो केस चल रहा है ना, भुगत रहे हैं ना वो। जी ऐसी है ना बात, ये मेरे भाई के आपको देखना पड़ता है कि जो दूसरी तरफ फोर्स है वो कितनी बड़ी है। इनको अभी फॉर एग्जांपल ये जो जितने ये लोग हैं और जिस किस्म के इनके वो जज्बात हैं, मेरा ख्याल है कि इनका इलाज सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आप फौज को हुक्म दें कि इनको नीस्तो नाबूद कर दे। क्या ये हुक्म दिया जा सकता है कि आप फौज को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? चले मजहर वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स। जब ये बात आती है मजहबी ग्रुपों की तो हम बात सुन लेते हैं कि अपने ही लोग, तो अगर अपने ही लोगों पर ज़रब अज़ब हो सकता है, अपने ही लोगों के ऊपर रद्दुल फसाद हो सकता है, तो फिर बाकी लोगों पे क्यों नहीं हो सकता? मजहर वेरी क्विकली। देखिए मालिक, सीधी सी बात है, रियासत सरेंडर करती रही है, रियासत सरेंडर करती रहेगी। इसी वजह से इंतहा पसंदी बढ़ी है, इसी वजह से इंतहा पसंदी बढ़ती रहेगी। सियासी मामला, अभी जनरल साहब ने पिछले उसमें कहा कि जी सब लोग अपनी अपनी वो करें, इससे इसका क्या ताल्लुक है? ISI के रोल का सियासी जमातों की बादशाहत से क्या ताल्लुक है? कि आपका रोल इसलिए कि उनकी बादशाहत के खिलाफ मैं बोलूँगा, मुझे राइट है, मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि एक कौमी सलामती का इदारा जो है वो सियासत करने लगे। इससे तो आप उस सलामती के इदारे को वो कर रहे हैं। चलो कौमी सलामती पर थैंक यू मजहर, बैठ के देखना पड़ेगा पार्लियामेंट में। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं सब बात आखिरी से एक ही करना चाहूँगा कि रियासत के फैसले खौफ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। और जब यह बात होती है ये अपने हैं या दूसरे हैं, जो अपने मुल्क के कानून को नहीं मानता, जो अपने मुल्क के दूसरे शहरियों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों से हकीर जाने, जो अपने हकूक़ को समझे कि उनको वही फ़ैसला करेंगे कि बाकी कैसे जिएँ, तो फिर अपने की डेफिनेशन दोबारा देखने की ज़रूरत है। और अगर ताकत क्राइटेरियन बन गया कि बिकॉज ज़्यादा लोग एक तरफ हैं और वो चाहे कानून तोड़ें, तो तब भी फिर हमें देखना पड़ेगा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर लॉ ऑफ द जंगल होगा, लॉ ऑफ द कंट्री नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।